Hello students, good morning all. Welcome to another class of English, and I am teaching you the book Rainbow from class 12th. The first chapter of it is Water, written by Dr. C.V. Raman. I studied it in my last classes, and in this class I am going to teach it further. हम पढ़ रहे थे वाटर के बारे में मैंने आपको बताया था। डॉक्टर सी वी रमन जो हैं वो कहते हैं कि पानी जो है इस धरती पे बड़ी मूल्यवान चीज़ है। सामान्यतम होकर भी पानी जो है वो सबसे असामान्य तत्व है, और पानी के बिना जीवन संभव नहीं, पानी के बिना वनस्पति संभव नहीं, पानी के बिना कुछ, बिना पानी के धरती पे किसी भी चीज़ की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। उन्होंने कुछ तुलना भी की थी कि पानी जो है वो मनुष्य के चेहरे पर, मानव के चेहरे पर जिस प्रकार से आँखें अपनी भूमिका निभाती हैं, है ना, चेहरे को सुंदर बनाती है, ठीक वैसे ही पानी जो है वो धरती को सुंदर बनाता है। ऐसी कोई वस्तु धरती पे नहीं है जो कि धरती को सुंदर बना सके, है ना, सिवाय पानी के। हमने कुछ पढ़ा आगे, इसमें ये भी पढ़ा था कि मिट्टी का कटाव, पानी का जितना गुण है उसमें एक अवगुण भी है, और वो ये है कि जब पानी तेज़ बहाव के साथ बहता है तो अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी की परत को लेके चला जाता है, उसको मिट्टी का कटाव बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था। उसको बचाने के लिए हमको कुछ उपाय करने चाहिए, वो भी हमने कल पढ़ा था। अब मैं आगे शुरू करने जा रहा हूँ, और हम शुरू करते हैं वाटर यहाँ से। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ। पानी जो है वो सारे जीवन का बेस है, आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पक्षी और प्रत्येक प्लांट पौधे और प्रत्येक जीव, जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे धरती पे हैं, वो सब के सब कंटेंट्स रखते हैं ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। वो किसी न किसी तरीके से तात्विक तौर पर एक अनुपात रखते हैं पानी का अपने शरीर में, यानी कि हमारा शरीर जो है उसमें पानी की कुछ मात्रा होती है, पानी से निर्मित होता है ये शरीर। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज़ पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। और नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल, कोई भी प्रकार का फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक एक्टिविटी, गतिविधि जो है वो नहीं है पॉसिबल, संभव, इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट, जिसके अंदर ये फ्लूइड, ये पदार्थ, तरल पदार्थ, कौन सा तरल पदार्थ, पानी की हम बात कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका न निभा पाए। एसेंशियल बोलते हैं आवश्यक को, तो जहाँ पे आवश्यक भूमिका पानी नहीं निभाए ऐसी कोई जगह है ही नहीं, ऐसा कोई शारीरिक कार्य है ही नहीं। वाटर इज़ ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। इसी प्रकार से सभी जीवों के लिए, सभी जीवों के जीवन के लिए पानी जो है वो निश्चित रूप से आवश्यक है। While moisture is the soil is equally imperative for the life and growth of plants and trees through the quantity necessary varies enormously with the species। आगे वो कहते हैं कि वाटर, पानी जो है ना वो क्या है, मानव के जीवन के लिए नहीं बल्कि सभी जीवन के लिए, जितने भी जीव दुनिया में हैं सभी के लिए जो है पानी की काफ़ी आवश्यकता है। और उसके अलावा आगे क्या कहते हैं वो, while moisture in the soil is equally, while जबकि मॉइस्चर, नमी जो है मिट्टी में वो आवश्यक है फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। किसके लिए आवश्यक है, पौधों की, पेड़ों की विकास के लिए, ग्रोथ के लिए। थ्रू द क्वांटिटी नेसेसरी वेरीज हो सकता है इसकी क्वांटिटी है ना, दाउ द क्वांटिटी, यद्यपि इसकी क्वांटिटी, मात्रा जो है वो आवश्यक रूप से बदल सकती है। इंटर मोस्टली विद स्पेसीज, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के लिए अलग अलग मात्रा हो सकती है पानी की आवश्यकता की, है ना। किसी पेड़ को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी पेड़ को बहुत कम पानी से काम चल सकता है, लेकिन पानी सभी को चाहिए। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। आगे वो कहते हैं कि द कंजर्वेशन यानी उसका उपभोग करना, है ना,
एंड यूटिलाइजेशन, उपयोगिता, पानी की उपयोगिता, उसको हम कैसे उपभोग करते हैं, ये एक फंडामेंटल है, आवश्यक मूलभूत है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव के लिए। मानव के लिए ये बहुत कल्याणकारी, मानव के कल्याण के लिए, वेलफेयर बोलते हैं कल्याण को, मानव के कल्याण के लिए ये अति आवश्यक है कि हम किस प्रकार से पानी का कंजर्वेशन करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उसकी उपयोगिता करते हैं। अपार्ट फ्रॉम आर्टिसियन वाटर, अपार्ट फ्रॉम यानी के अलावा, आर्टेसियन जमीन के अंदर जो पानी उसको बोलते हैं आर्टेसियन वाटर, तो जमीन के अंदर जो कुओं से पानी निकलता है, उसके अलावा द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल केसेस, जितने भी अल्टीमेट सोर्स हैं, जितने भी स्रोत हैं, सभी मामलों में वो क्या है, पानी का स्रोत क्या है, इज रेन, वो केवल बरसात है, और या फिर स्नोफॉल, या फिर आसमान से गिरने वाली स्नोफॉल, बर्फ़ है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन सीजनल रेनफॉल, जितनी भी धरती हमारे भारत में, इंडियन एग्रीकल्चर में, भारतीय कृषि में रेनफॉल पर आधारित है। डिपेंड्स ऑन यानी निर्भर करती है, भारत की कृषि जो है वो डिपेंड करती है किस पे, सीजनल रेनफॉल पर। सीजनल रेनफॉल, बरसात पे, सीजन की बरसात पे, एंड इज देयर फॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम, और इसीलिए ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, ये बड़ा संवेदनशील मामला है कि अगर इसमें कोई असफलता हो जाती है या अनियमितता हो जाती है, किसमें, बरसात में, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ इनएडुकेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। आगे वो कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव की समस्या एंड ऑफ इनएडिकेट और इरेगुलर रेनफॉल या फिर अनियमित बरसात आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है, ठीक है ना। बरसात की कमी और उसके अलावा जो हमारे क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, तो मिट्टी का कटाव और बरसात की कमी ये एक दूसरे से संबंधित बातें हैं। इट इज़ क्लियर, ये बात स्पष्ट है, दैट द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted. In other words, on and in the soil, and such techniques therefore serve a double purpose. It is clear that, ये बात स्पष्ट है कि the adoption, अपनाना, किसको अपनाना, the techniques, तकनीक को अपनाना, किसकी तकनीक को अपनाना, preventing soil erosion, soil erosion को प्रिवेंट करने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए तकनीक को अपनाना जो है, वुड ऑल्सो हेल्प, वो मदद करेगा हमारी, किस में मदद करेगा, टू कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज़ वांटेड, पानी को संरक्षण करने में और जहाँ इसकी आवश्यकता वहाँ पे उपयोग में लेने में मदद करेगा। तो जो बचाव हम करते हैं मिट्टी के कटाव को, वो सारे हमको पानी बचाने के लिए भी काम आ सकेंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन द सॉइल, धरती के ऊपर भी और मिट्टी के अंदर भी, एंड सच टेक्निक्स देयर फॉर सर्व ए डबल पर्पस, इस प्रकार की तकनीकें जो हैं वो दोहरे उद्देश्य की होंगी, उनके दो उद्देश्य होंगे। क्या होंगे दो उद्देश्य, इट इज़ एविडेंट हाउएवर दैट in a country having only seasonal rainfall, an immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground. आगे वो कहते हैं इट इज़ एविडेंट, ये बात स्पष्ट है, ये बात प्रमाणित है। हाउएवर, यद्यपि, दैट इन ए कंट्री, एक ऐसे देश में हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, जहाँ पे केवल सीजनल रेनफॉल होती है, मौसमी बारिश होती है, एंड इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड, वहाँ पे पानी की बहुत मात्रा जो है वो धरती पे यूं ही बेकार में बह जाती है। और ये सही बात भी है, बरसात के दिनों में कितना पानी यूं ही सड़क पे बह जाता है ना, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाके बह जाता है। तो द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, द कलेक्शन यानी इकट्ठा करना और उपयोग में लेना ऑफ दिस वाटर, इस पानी को, इज़ देयरफॉर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, इसीलिए ये क्या है, वाइटल इम्पोर्टेंस की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्व की बात है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट वे टू द सी, ज़्यादातर पानी क्या होता है, बह जाता है, फ्लोज डाउन बह जाता है, कहाँ बह जाता है ये, इनटू द स्ट्रीम्स, नदियों में,
छोटी छोटी धाराओं को बोलते हैं स्ट्रीम्स, नदियों की छोटी धाराएं, या फिर रिवर्स नदियों में, एंड अल्टीमेटली आखिर में ये पा लेता है इट्स वे अपना रास्ता टू द सी, समुद्र तक के जाने के लिए, यानी समुद्र में चला जाता है पानी। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रीसियस फ्लूइड आर दस लॉस्ट टू द कंट्री। इनक्रेडिबली उल्लेखनीय तौर पर, अतुलनीय तौर पर लार्ज क्वांटिटीज बहुत बड़ी मात्रा, इस प्रीशियस बोलते हैं बेशकीमती को, फ्लूइड बोलते हैं जल तरल पदार्थ को, इस प्रकार से खो जाती है बेकार में हमारे देश में। बहुत सारी मात्रा जो पानी की है वो व्यर्थ हो जाती है हमारे देश में, है ना। ये कह रहे हैं यहाँ पे हमारे डॉक्टर सीवी रमन। आगे देखिएगा, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, the harnessing of our rivers, the water of which now mostly runs to west, is a great national problem। नदियों का इस तरह से बहना, the water of which now mostly runs to west is a great national problem, और वो पानी जो इस प्रकार से तेजी से बहकर वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। बहुत बड़ी क्या है? नेशनल प्रॉब्लम, राष्ट्रीय समस्या है। विच मस्ट बी कंसिडर्ड, जिसको हमको समझना चाहिए, है ना, जिसको हमको समझना चाहिए, एंड डील्ड विद ऑन नेशनल लाइन्स, और हमको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ही उसके बारे में हमको कदम उठाने चाहिए। Vast areas of land which at present are more scrub jungles could be turned into fertile and prosperous countries by courageous and well-planned action। आगे वो कहता तरीका है इसका, क्या तरीका है इसको? वास्ट एरियाज, विशाल क्षेत्र, ऑफ लैंड धरती के, which at present are mere scrub jungles, जो फिलहाल केवल झाड़ झंखाड़ों के जंगल ही हैं, जहाँ पे छोटी मोटी झाड़ियाँ उगी हुई ऐसे जंगल हैं, बेकार हैं, बंजर हैं, could be turned into fertile and prosperous कंट्री, उसको हम बदल सकते हैं किसमें? उपजाऊ और समृद्ध गाँव में, देश में, बाय करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन। करेजियस यानी साहसी और योजनाबद्ध तरीके से किए गए एक्शन यानी कार्यों से हम उन जंगलों को बदल सकते हैं उपजाऊ भूमि में। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई इज द प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई जो है ना, उसका संरक्षण करना, उसका उपभोग करना, ये एक जुड़ी समस्या किसके साथ में? एफोरेस्टेशन, वन रोपण के साथ में। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज, सिस्टमेटिक ढंग से की गई, सुनियोजित प्लांटिंग, सुनियोजित तरीके से किया गया कार्य है, प्लांटिंग यानी पौधरोपण का कार्य है, ऑफ सुटेबल ट्रीज, उचित पेड़ों का, इन एवरी पॉसिबल और इवन इन इम्पॉसिबल एरियाज, हर संभव और असंभव क्षेत्रों में, एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज फॉरेस्ट, और वो डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट यानी विकास करना, और व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज फॉरेस्ट, जिसको कोई भी एक सभ्य जंगल कह सकता है, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल। जंगल ऐसे जंगल जिन पे कोई जाता नहीं है, बिल्कुल निर्जन है, वहाँ पे इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, है ना। ये एक आवश्यकता है, अर्जेंट यानी फिलहाल की, बहुत ज़रूरी, नीड यानी आवश्यकता किसकी? भारत की। भारत की एक अर्जेंट नीड क्या है? वन रोपण करना। आगे वो कहते हैं सच प्लांटेशन वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इम्प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री। इस प्रकार का प्लांटेशन जो हैं, इस प्रकार का पौधरोपण जो हैं, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ, वो क्या करेगा? वो प्रूव करेगा, वो साबित करेगा। क्या साबित करेगा? एक सोर्स साबित करेगा, है ना, एक सोर्स साबित करेगा अनटोल्ड वेल्थ का, एक अनकही संपदा का, टू कंट्री, देश के लिए, है ना, देश के लिए एक संपत्ति में वृद्धि होगी। इस प्रकार से आगे वो कहते हैं दे वुड चेक सोइल इरोजन एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री। दे वुड चेक सोइल इरोजन, और इस प्रकार से वो पेड़ जो है वो सोइल इरोजन को, मिट्टी के कटाव को चेक करेंगे, चेक यानी रोकना होता है, रोकेंगे, एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री, और क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे बरसात के पानी का, है ना, जो कि हमारे देश में होता है, फ्रॉम फ्लाविंग अवे टू वेस्ट, बेकार में बह जाने से उनको रोकेगा। वो कौन रोकेगा? पेड़ पौधे रोकेंगे। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, और क्या करेगा? वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, और हमको सस्ता ईंधन उपलब्ध कराएगा। देखो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो लकड़ी, जलावन की लकड़ी जो है उसकी
बहुतायत मात्रा हो जाएगी, है ना। एंड द दस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कंजर्वेशन ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल। और इस प्रकार से जो बेकार का वेस्टफुल कंजर्वेशन होता है, व्यर्थ का कंजर्वेशन यानी उपभोग होता है फार्मयार्ड मैन्योर का, जो खेतों में डाली जाने वाली खाद है जैसे गोबर के कंडे वगैरह, उसको हम फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं, ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। तो उसका ईंधन के रूप में बेकार का काम में लेना, नाजायज़ काम में लेना रुक जाएगा और वो खाद खेतों में ही जाएगी। और लकड़ी जो है जलावन की, जो हम जंगलों से ज़्यादा प्राप्त करेंगे, उसकी वजह से हमको फ्यूल का जो है, ईंधन का जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी और खाद खेतों में ही जाएगी। तो इस प्रकार से डॉक्टर सी वी रमन कहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि पानी का अनावश्यक बहाव जो है वो रुक सके, मिट्टी का कटाव रुक सके, है ना, जलावन की लकड़ी मिल सके। खाद जो है जिसको हम जलाने के काम में लेते हैं, गोबर के कंडे वगैरह, वो खेतों में ही जाए और इस प्रकार से उससे समृद्धि निश्चित है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा, है ना, कि पानी की महिमा का वर्णन और पानी के बारे में, पेड़ों की महत्ता के बारे में जो अब तक पढ़ा है, मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ चैप्टर और बच गया है, ये हम अगले वीडियो में इसको पूरा करते हैं। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, है ना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। मैं अजय सिंह आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।